हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं सबसे पहले तो पोजीशन वेक्टर को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। और फिर ट्राइंगल और पैरेललोग्राम लॉ देखेंगे बाय यूजिंग वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो सबसे पहले ना आप पोजीशन वेक्टर पे आओ। देखो, आप भूल जाओ, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को भी भूल जाओ। आप वापस अपने उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आ जाओ जिससे आप अच्छे तरह से फेमिलियर हो। सपोज आपने यहाँ पर कोई एक पॉइंट लिया 3 और 4, ठीक है। उसका क्या मतलब है कि आप एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 3 यूनिट्स चले और फिर वहाँ से यहाँ पहुँचने के बाद वाई एक्सिस की डायरेक्शन में आप चले 4 यूनिट्स, ठीक है। अब अगर हम इसको वेक्टर की टर्म्स में लें तो जो आपने टोटल डिस्टेंस कवर किया वो कितना था, 3 + 4 = 7, है ना। लेकिन अगर हम इसके डिस्प्लेसमेंट को काउंट करने की कोशिश करें तो वो तो आपका यहाँ तक था ना। सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा 7 नहीं हुआ ना बेटा, है ना। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ कि अगर हम इसमें पाइथागोरस लगा दें तो 5 यूनिट्स, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ 5 यूनिट्स। ये तो थी सिंपल बात। अब इससे आप आ जाओ कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। जब भी हम एक्स एक्सिस की तरफ चलेंगे हम आई कैप साथ में लिखेंगे। आई कैप को लिखने का मतलब होगा कि हम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में चल रहे हैं, टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। वाई कैप जे कैप को लिखने का मतलब होगा कि हम वाई एक्सिस की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, और के कैप को लिखने का मतलब होगा कि हम जेड एक्सिस की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। तो सपोज अगर मुझे इस पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो जाएगा तो वो हो जाएगा 3i कैप + 4j कैप, फाइन। और जब मुझे इसका मैग्नीट्यूड लेना था तो मैंने क्या यूज़ किया था, पाइथागोरस, है ना। यानी कि अगर मुझे ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है, अगर हम इस तरह से ना लिखना चाहें तो हम सिर्फ ऐसे भी मैग्नीट्यूड को लिख सकते हैं। तो हमने मैग्नीट्यूड कैसे लिया है, x² + y², जो कि यहाँ पर था हमारे पास 3² और 4² और हमें मिला 5। बस बिल्कुल सेम, बिल्कुल सिमिलर मैनर में आप इसको थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में लिखो, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम ओरिजिन से ले रहे हैं कि एक पॉइंट हमारा ओरिजिन है, ठीक है। फिर हम वैसे भी लेंगे कि हमारा एक पॉइंट ओरिजिन नहीं होगा। लेट दिस पॉइंट बी पी, ओके। बाई चांस ये जेड एक्सिस के ऊपर आ रहा है पर ज़रूरी नहीं है जेड एक्सिस पे जाए। और जो पी के कोऑर्डिनेट्स है ना वो है बेटा x1, y1 और z1, ठीक है। अब मुझे कोऑर्डिनेट बनाना, वेक्टर बनाना है ओ पी। तो अगर मेरे को इससे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो तो मैं क्या लिखूँगी, x1 i कैप + y1 j कैप + z1 k कैप। यानी कि मुझे जो ये P पॉइंट मिला है, ये एक्स एक्सिस की तरफ मैं x1 पॉइंट चली, y एक्सिस की तरफ मैं y1 पॉइंट चली और z एक्सिस की तरफ मैं z1 पॉइंट चली। कैसे मुझे पता चला, आई कैप, जे कैप और के कैप के थ्रू। तो यहाँ से आप एक और कॉन्सेप्ट नोटिस करो बेटा कि जब भी हम आई कैप, जे कैप और के कैप करेंगे तो उसका ये मतलब होगा कि हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है या z कोऑर्डिनेट है। इस तरह से मैंने क्या बना दिया, एक ओपी वेक्टर जिसका ओ ओरिजिन पर लाई कर रहा था। और अगर मान लो मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं लूँगी तो मैग्नीट्यूड मेरा क्या बन जाएगा, x1 का होल स्क्वायर + y1 का होल स्क्वायर + z1 के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, फाइन। ये तो मेरे पास पोजीशन वेक्टर तब था बेटा जब मेरा एक पॉइंट ओरिजिन पर लाई करता था। बट व्हाट इफ़ मेरा वो पॉइंट ओरिजिन ना होकर कोई और हो और फिर मुझे वो वेक्टर बनाना हो, तो फिर हम उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, लेट्स सी दैट। देखो, जैसे मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 3, 5 और एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 7, 8 एनीवेयर इन द स्पेस। ये और ये हमें नज़र आ रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्योंकि इसके सभी कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, PQ का डायरेक्शन वेक्टर बनाना है, करेक्ट। तो PQ का डायरेक्शन वेक्टर कैसे बनाएंगे, अब की बार सपोज ये x1, y1
और Z1 है, और ये X2, Y2 और Z2 है। ठीक है बेटा, ये जो मुझे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 6i कैप, जब अगर मुझे इसका प्रॉपर वेक्टर फॉर्म करना हो, ये हमारे पास है सिर्फ पॉइंट्स। और अगर मुझे इसका पोजीशन वेक्टर फॉर्म करना है, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। सिमिलरली 1, 3 और 5 पॉइंट के थ्रू अगर मुझे पोजीशन वेक्टर ऑफ P फॉर्म करना है, तो वो होगा i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ये तो हो गए हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, ध्यान देना, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट P एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q। अब मुझे इससे PQ वेक्टर बनाना है, तो PQ वेक्टर को हम कैसे बनाते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। पहले Q का लेंगे, बाद में P का लेंगे। तो यहाँ पर हम पोजीशन वेक्टर ऑफ Q बना चुके हैं, विच विल बी 6i कैप प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप, फाइन, माइनस i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। अगर आप इसको अब खोल के i कैप को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ सॉल्व करोगे, तो जो आपको PQ का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ओके। अब अगर मान लो मेरे को इसका मैग्नीट्यूड लेना है PQ का, तो वो भी तो मेरे से बस यहाँ से ही आएगा ना। जैसे आपने क्या किया था, सपोज ये x1 था, ये x2 था, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम 2 डायमेंशनल प्लेन में लेते हैं। ओके, अगर देखो 2 डायमेंशनल प्लेन में भी अगर ये पॉइंट आपका वेक्टर भी तो आपने ऐसे ही बनाया है ना? कैसे? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। परफेक्ट, ओके। अब आप आ जाओ ट्रायंगल लॉ पे। देखो बेटा, अगर मैं इसको ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ ना कह के अगर मैं इसको वेक्टर एडिशन भी कहूँगी, तो इसी वेक्टर एडिशन के थ्रू ही हमारे पास ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ जो है डेराइव होता है। देखो, मेरे पास एक ये वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और एक ये वेक्टर है बी वेक्टर। ये कोई दो अलग अलग वेक्टर हैं। हमने क्या किया, ये जो फिगर मेरे पास है, इसमें जस्ट मैंने बी वेक्टर को उठाकर मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। ठीक है, अब ये सोचो कि कोई एक गर्ल है, इसको अब आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में ले जाओ। कोई एक गर्ल है जो पहले ए से बी पर गई, ठीक है, फिर वो बी से सी पर गई। क्या आपको एरोज यहाँ पर ये चीज़ दिखा रहे हैं ना कि पहले उसने ए से बी की तरफ ट्रेवल किया और फिर बी से सी की तरफ ट्रेवल किया। बट अगर हम इसको वेक्टर्स की टर्म्स में देखें, डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में देखें, तो एक्चुअली वो अब अपने प्लेस से ए सी उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो उसने ट्रैवल किया। आप देख रहे हो वो ए से सी पर पहुंची। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैंने ए बी वेक्टर को स्मॉल ए वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, बी सी वेक्टर को, देखो अगर मैंने ए बी वेक्टर को इस तरह रिप्रेजेंट किया है, बी सी वेक्टर को इस तरह रिप्रेजेंट किया है, तो क्या मैं ए सी वेक्टर को ये भी लिख सकती हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दिस इज ट्रायंगल लॉ। अब पॉइंट इज कि अगर मेरे पास ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें मैं ए बी वेक्टर को तो एज इट इज़ लिखूँ और बी सी वेक्टर को भी एज इट इज़ लिखूँ, लेकिन राइट हैंड साइड में जब मैं इसकी सेंस को उल्टा करूँगी तो साइन नेगेटिव हो जाएगा। देखो मेरे पास यहाँ पर एरो तो ए से सी पर जा रहा है, लेकिन लिखा मैंने सी ए है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, मुझे वेक्टर से पहले नेगेटिव साइन देना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा आप इसको इस साइड ले आओ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए
इज इक्वल टू 0। अब आप देखो, अगर एक बच्चा यहाँ से पहले ए से बी पर गया, फिर बी से सी पर गया, फिर सी से ए पर आ गया, तो उसकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। इसका मतलब जब भी कभी आपको फ्यूचर में क्वेश्चन मिले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो आप समझ जाना कि ये एक ट्रायंगल की बात कर रहा है और यहाँ पर ये ट्रायंगल लॉ लगा हुआ है। ओके, अब ना एक पॉइंट बेटा आप इस ट्रायंगल में और देखो, इस ट्रायंगल लॉ में देखो, यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर ये बी सी वेक्टर था, ठीक है। उसने क्या किया, इसकी डायरेक्शन को, सिर्फ डायरेक्शन को जस्ट ऑपोजिट कर दिया और मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं किया, यानी उसका जो लेंथ था उसको चेंज नहीं किया। तो अगर बी सी वेक्टर को मैं बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करूँगी तो डेफिनेटली बी सी डैश को मुझे रिप्रेजेंट करना होगा माइनस बी से, बिकॉज अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ वेक्टर्स जब हम उसकी डायरेक्शन को उल्टा कर देते हैं तो उसके साथ नेगेटिव साइन लग जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप वेक्टर एडिशन को देखो तो पहले जो डिस्टेंस है, जो पहले डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वो ए से बी तक है, फिर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है उसके बाद वो है बी से सी डैश तक, तो फाइनली डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ए सी डैश। और अगर हमको इसको वेक्टर्स की टर्म्स में लिखा होगा तो एडिशन के हिसाब से क्या बैठेगा ये यानी कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ऐसा भी हो सकता है कि विद इक्वल मैग्नीट्यूड उसकी डायरेक्शन को उल्टा कर दिया जाए, तो वही वेक्टर जो एक्चुअल में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से रिप्रेजेंट हो जाएगा और उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होगा। ओके, नाउ कम टू पैरेललोग्राम लॉ। देखो, पैरेललोग्राम लॉ में क्या है कि एक ये कोई मेरे पास ए वेक्टर है, ठीक है। अब अगर मैंने इस ए वेक्टर को सीधे सीधे उठाया, क्योंकि ये इक्वल मेजरमेंट्स का है, इक्वल मेजरमेंट का है, इक्वल डायरेक्शन का है, तो ये वेक्टर इसके इक्वल वेक्टर है ना। व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स? क्योंकि हम फ्री वेक्टर्स में डील कर रहे हैं, तो अगर उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और सेंस सेम है तो दोज आर इक्वल वेक्टर्स, तो इसको भी हम इक्वल वेक्टर कह सकते हैं। और अगर इसको मैंने बी वेक्टर लिया है तो इसको भी बी वेक्टर कह सकते हैं, ठीक है ना। अब रुको, मैं बीच में इसके एक डायगोनल ड्रॉ कर देती हूँ जो कि इस डायरेक्शन में जा रही है, फाइन। और इसको हम नेम भी कर देते हैं ए बी सी एंड डी। अब अगर मैं इसको एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में देखूँ तो पहले एक गर्ल ने ट्रेवल किया ए टू बी एंड देन उसने ट्रेवल किया ए टू सी, और मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट आ गया वो ए टू सी आ गया, ठीक है। अब मैं इसको पहले वेक्टर्स के टर्म्स में लिखती हूँ। देखो, अगर पहले ए बी वेक्टर लिया प्लस मैंने बी सी वेक्टर लिया तो मुझे रिजल्टेंट क्या मिला? ए सी वेक्टर। बट ए सी सॉरी बी सी इज इक्वल टू ए डी है, दोनों वेक्टर सेम है क्योंकि सेंस, लेंथ और डायरेक्शन सब सेम है। तो मैं क्या यहाँ बी सी की जगह लिख दूँ ए डी, और ये भी इज इक्वल टू ए सी ही रहेगा, यानी कि ये भी आपकी वैल्यू क्या रहेगी? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब आप यहाँ से ना एक न्यू रिजल्ट पे आओ। देखो सॉरी, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर था, और अगर पैरेललोग्राम में लगाएं तो अगर ये तीनों पॉइंट को इनिशियल हैं तो भी ये आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बनने वाला है ना। यहाँ से हम इस चीज़ को प्रूव भी कर सकते हैं। तो ट्रायंगल लॉ को ही यूज़ करते हुए हमने जब उसको पैरेललोग्राम पे अप्लाई किया तो हमें एक न्यू रिजल्ट मिला कि अगर हमारी चारों साइड्स जो हैं क्वाड्रिलेटरल की वो एक पैरेललोग्राम में हैं, तो जो कोइनिशियल पॉइंट्स में ए वेक्टर और बी वेक्टर होंगे उनकी डायगोनल भी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ही फॉर्म करेगी, फाइन। और इसी को ही आप डिफरेंट सेंस में लो। आप देखो, यहाँ पर
ये ए वेक्टर है ना, और ये आपके पास जा रहा है बी वेक्टर, और ये जो डायगोनल आपकी बना रही है ये भी तो आपकी ए प्लस बी बना रही है, यानी कि अगर पैरेललोग्राम में अगर कोई इनिशियल पॉइंट्स हो या को टर्मिनस पॉइंट्स हो, वो भी दो वेक्टर्स का एडिशन जो है उसकी डायगोनल ऑलवेज शो करेगी ही करेगी। सो आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन को। देखो, अगर आपके पास कोई एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और आपने दोनों को उल्टा किया और उल्टा करके ऐड कर दिया, तो उनके रिजल्ट पे कहीं पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज कॉम्यूटेटिव। फाइन। अब एक बार फिर से फिगर पे आओ। देखो, ये कोई मेरे पास ए वेक्टर है, फाइन, और ये कोई है मेरे पास बी वेक्टर, ठीक है। इससे ना मैंने ये एक वेक्टर निकाल दिया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इतना तो हमारे को पता है। अब नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, बी वेक्टर से फिर से एक बार अपनी जर्नी को किया स्टार्ट, और मैं यहाँ से सी डायरेक्शन पर चली, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जो है से ओके, वो मैं ट्रेवल कर रही हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो अब देखो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ओके। अब क्योंकि हमारा जो एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव है, तो हमारा ये भी रिजल्ट ट्रू होना चाहिए, एसोसिएटिव, अगर एसोसिएटिव है तो, ठीक है। चलो इसको प्रूव करते हैं। देखो, अब की बार हम पहले बी वेक्टर बनाते हैं और बनाते हैं सी वेक्टर, और इसमें लगा देते हैं हम ट्रायंगल लॉ यहाँ से यहाँ तक का। तो ये वेक्टर की मेरे पास मेजरमेंट क्या आ जाएगी, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और इसको मैंने बना दिया ए वेक्टर, ठीक है। अब अगर मुझे देखो, मैंने कहीं पर भी ना बेटा एरो की डायरेक्शन चेंज नहीं किया है, बस डायगोनल को उल्टा कर दिया है। तो पहले वो यहाँ से यहाँ गया, पहले उसने ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर उसने बी प्लस सी डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डेफिनेटली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो उसका रिजल्ट बन गया वो बन गया ये। दोनों क्वाड्रिलेटरल सेम हैं, बस हमने डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, तो मुझे ये वाला रिजल्ट इस रिजल्ट के इक्वल मिल गया। दैट मीन्स अगर मैं पहले इन दोनों को ऐड करके फिर सी वेक्टर को ऐड करूं, या पहले बी वेक्टर और सी वेक्टर को ऐड करके फिर उसमें ए को ऐड करूं, तो रिजल्ट सेम ही रहेगा। दैट मीन्स addition ऑफ वेक्टर्स इज एसोसिएटिव टू। तो जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स है वो कॉम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। अच्छा, और अगर बेटा मैं देखो मल्टीप्लिकेशन की बात करूं, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कोई ए वेक्टर है, कोई भी ए वेक्टर है, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसकी सेंस को तो सेम रखा, डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, और इसके पैरेलल भी रखा बिल्कुल, मतलब डायरेक्शन सेम रखी और सेंस सेम रखी, लेकिन लेंथ को हाफ कर दिया। तो रहेगा तो ये वेक्टर ए ही, लेकिन इसके साथ 1/2 ऑफ ए वेक्टर लग जाएगा। अब सेकेंड टाइम मैंने क्या किया कि इसकी लेंथ को तो डिस्टर्ब नहीं किया, जितनी है उतनी की उतनी ही रखी, लेकिन डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, तो ये माइनस ए वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। और ये जो वाला वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है, अगर इसी सेम वेक्टर के मैं पैरेलल वेक्टर को एक तरह से ड्रॉ कर दूं लेकिन डायरेक्शन को उल्टा कर दूं, तो वो हाफ ऑफ ए वेक्टर आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में तो यही है कि आपके पास जो वेक्टर है आप उसको किसी भी नंबर से, चाहे वो रैशनल नंबर हो, चाहे वो प्रॉपर नंबर हो, इंटीजर हो, आप उसको उससे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो। हाँ, अगर डायरेक्शन उल्टी करी है तो नेगेटिव साइन साथ में लगा दो। ओके। ओके बच्चों, ये पार्ट ना स्पेशली 3D सिस्टम को समझने के लिए है। सबसे पहले इस क्यूब के थ्रू हम कुछ समझेंगे, पहले आप इसको हटा दो। देखो, आप पहले इमेजिन करो ये आपकी एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और हम ना सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को ले रहे हैं, ठीक है। और अब आप ये इमेजिन कर लो कि ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अब क्या है, मैंने ये क्यूब लिया,
इसको यहाँ पर रखा। अब इस क्यूब के थ्रू मैं इसकी डिफरेंट पोजीशंस को समझूंगी। देखो फॉर एग्जांपल मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को ले रही हूँ यहाँ पर, तो आप देख रहे हो यहाँ पर सिर्फ वो एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट पर इसके y और z कोऑर्डिनेट 0 होंगे, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x 0 0। अब आप देखो एक पॉइंट यहाँ हो सकता है अगर, तो एक पॉइंट यहाँ भी तो हो सकता है। तो जो पॉइंट यहाँ पर होगा ना उसमें y 0 है, और अगर y 0 है तो ये सरफेस एक प्लेन क्रिएट कर रही है, ठीक है ना। वो प्लेन कौन सा होगा? एक्स जेड प्लेन, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो ये वाला जब प्लेन हो गया ये हो गया एक्स जेड प्लेन। अगर मैं इसको हटा दूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये वाला प्लेन कौन सा हो गया? एक्स वाई प्लेन। इस एक्स वाई प्लेन पे जेड 0 है। उसके बाद अब मैं यहाँ पर अगर आऊँ और इस सरफेस को देखूँ, तो आप देखो ये भी एक प्लेन है ना। ये वो प्लेन है जो कि सिर्फ y एक्सिस और z एक्सिस को कवर कर रहा है। तो दिस इज yz प्लेन, दिस इज xz प्लेन, एंड दिस सरफेस इज xy प्लेन। तो अगर वो yz प्लेन होगा, जैसे ये xz प्लेन होगा, तो इस पे y0 होगा। तो अगर मुझे यहाँ के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो वो कोऑर्डिनेट्स होंगे x 0 z, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इस प्लेन पर आ गई, yz प्लेन पर आ गई, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे दिख रहे हैं एंड पे जिस पे इसका x 0 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 y और z, ठीक है। और अगर आप इस पॉइंट पर चल रहे हो तो आप देख रहे हो कुछ तो ये x एक्सिस की तरफ भी चल रहा है, कुछ ये y एक्सिस की तरफ भी चल रहा है, और कुछ ये z एक्सिस की तरफ भी चल रहा है। तो ये पूरा का पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, किसी प्लेन पर नहीं है। अब ये 3D प्लेन पर आ गया। सो क्या आपको समझ में आया? x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स x 0 0, 0 y 0, 0 0 से। ये तो हो गई एक्सिस की बात। जब एक्सिस की बात होती है तो जिस भी एक्सिस पे होता है बाकी दोनों कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। फिर आई प्लेन्स की बात। दिस इज एक्स जेड प्लेन, तो कोऑर्डिनेट्स हो गए x 0 z। दिस इज वाई जेड प्लेन, तो कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 y z। एंड दिस इज एक्स वाई प्लेन, तो कोऑर्डिनेट्स हो गए x y 0। और अगर हमने तीनों की तरफ कुछ ना कुछ ट्रेवल किया है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x y z, ठीक है। ओके, नाउ वन मोर पॉइंट, कि जब भी हम x एक्सिस की तरफ चलते हैं, हम उस चीज़ को बताने के लिए कि हम एक्सिस की तरफ चलते हैं हम आई कैप लेते हैं। जब हम y एक्सिस की तरफ चलते हैं तो j कैप लेते हैं, और जब हम z एक्सिस की तरफ चलते हैं तो k कैप लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कोई पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और z, और मुझे इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, ना अब अगर आपको वो अच्छे से समझ में आ गया 3D सिस्टम का डायग्राम, तो आपको देखो ये पेपर पे लिखा हुआ 3D जो भी डेटा है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओ ए बी डैश सी, दिस इज ओ। ओ ए बी डैश सी कौन सा प्लेन है? एक्स जेड प्लेन, अगर ये एक्स एक्सिस है तो। ओ बी ए डैश सी, ओ बी ए डैश सी, इसमें से देखो ओ बी ए डैश सी कौन सा प्लेन है आपके पास? वाई जेड प्लेन। ओ सी, ओ ए सी डैश बी वाई जेड प्लेन। अच्छा अब देखो अगर आप ओ ए ले लो, या तो आप ओ ए ले लो, या आप सी डैश बी ले लो, या आप पी बी डैश ले लो, पी ए डैश ले लो, कुछ भी ले लो बेटा। ये तीनों जो है ना इनका डिस्टेंस तो इक्वल है, और कितना है? x, बिकॉज दिस इज x एक्सिस। फाइन। अब आप दूसरा लो, आप ओ बी लो, या आप ए डैश सी लो, या आप पी बी डैश लो। ये तीनों के तीनों क्या हैं आपके पास? y, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x और z प्लेन से। अब आप आ जाओ थर्ड वन पे। थर्ड वन इज, अगर आप लो ओ सी, वेर इज ओ सी, आप ओ सी लो, है ना,
दिस वन इज ओ सी, या आप ए डैश सी लो, ए डैश बी, या आप ए डैश बी लो, दिस इज ए डैश बी, या आप पी सी डैश लो। आप क्या लो? पी सी डैश। देखो तीनों ही वर्टिकल लेंस है ना, ये आपके हो जाएंगे जेड। ठीक है, तो ये आपको प्लेन्स और एक्सिस के बारे में आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप कंपोनेंट्स को अच्छे से समझोगे कि इसके थ्रू, इस डेटा के थ्रू जो आपके पास ओपी वेक्टर बन रहा है वो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जो कि इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। अब इसके वेक्टर कंपोनेंट्स क्या हो गए? एक्स आई कैप प्लस वाई एक्स आई कैप कॉमा वाई जे कैप एंड जेड के कैप। और स्केलर कंपोनेंट्स क्या हो गए? एक्स वाई जेड, क्योंकि वेक्टर कंपोनेंट्स में हमें क्या बताई जाती है? डायरेक्शन। तो एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन है आई कैप, वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्शन है जी कैप, एंड जेड एक्सिस की तरफ है डायरेक्शन के कैप। सो दिस इज ऑल अबाउट components of a vector. Okay.